जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज की इस वीडियो में हम 18 जनवरी 2021 को आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों ने इससे पहले के डिस्कशन के वीडियो देखे होंगे तो आपको ये पता चला होगा कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि लगातार रिपीट हो रहे हैं। इसीलिए हम लोग वीडियो में न केवल पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बल्कि उससे जुड़े हुए जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। इसकी जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर आप सर्च करिएगा केवी गुरुजी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगी, वहां से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न था कि वर्ष 2019 में लॉयड की एक रिपोर्ट आई थी, तो उसके अनुसार जो दुनिया के टॉप 30 कंटेनर पोर्ट थे उसमें हमारे देश का कौन सा पोर्ट शामिल था। तो एकमात्र हमारा शामिल पोर्ट था जिसे हम लोग न्यावा सेवा पोर्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? न्यावा सेवा पोर्ट के नाम से जानते हैं और इसी को हम लोग जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये हमारे देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। कहाँ का? हमारे देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। अब भारत के अगर हम लोग कुछ बंदरगाहों की बात करते हैं जो कि बड़े बंदरगाहों की श्रेणी में आते हैं, तो यहाँ पर आप उनकी लिस्ट देख सकते हैं। ये हमारा गुजरात राज्य है। यहाँ पर आपको मिलेगा कांदला, जिसका अब नाम हो गया दीनदयाल बंदरगाह। मुंबई पोर्ट आपका है, उसी के बगल में आपको न्यावा सेवा पोर्ट मिलेगा। मार्मुगांव आपको गोवा में मिलेगा। न्यू मंगलुरु जो पोर्ट है ये आपको मिलेगा कर्नाटक में। फिर हम बात करते हैं केरल की, तो यहाँ पर आपको कोचीन पोर्ट मिलेगा। बीओ चिदम्बरम या तूतीकोरिन पोर्ट ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। तमिलनाडु में ही चेन्नई पोर्ट है। उसके बाद में एन्नौर पोर्ट आपको दोनों के बॉर्डर पर मिलेगा, यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। विशाखापट्टनम का जो पोर्ट है ये आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। पारादीप का जो पोर्ट है ये आपको उड़ीसा में मिलेगा और हल्दिया पोर्ट आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। तो ये हमारे बड़े बंदरगाह हैं। एक बड़ा बंदरगाह और बन रहा है आपके महाराष्ट्र में और इसका नाम है वधावन। तो इस पोर्ट के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और हाँ, अगर आप आने वाले समय में आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देते हैं और उस शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा, वहां से आप उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भेज सकते हैं या फिर टेलीग्राम की भी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम के ऊपर उन प्रश्नों को भेज सकते हैं। तो प्रश्न भेजना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगला प्रश्न था कि जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वह आपको किस राज्य में मिलेगा। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो यह है मध्य प्रदेश राज्य में। कहां पर? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और परीक्षा में इससे पहले भी कई सारे बायोस्फीयर रिजर्व पूछे जा चुके हैं। तो हमारे देश में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितने हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पर आपके सामने मैंने मैप में सारी लिस्ट दे दी है, तो इस लिस्ट के माध्यम से आपको सभी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है कि वे आपको किस राज्य में मिलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो शीत मरुस्थल ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। पन्ना वाला ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में ही है। कच्छ वाले की बात करते हैं तो ये आपको गुजरात में मिलेगा। अचनकमार अमरकंटक की बात करते हैं तो ये भी मध्य प्रदेश में है। नीलगिरी की बात करते हैं तो ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में आता है। अगस्तमलाई आपका आता है केरल में। और आप ध्यान रखिएगा कि जो यूनेस्को का मैप प्रोग्राम है, यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व वाला प्रोग्राम है, उसमें हमारे देश के 12 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं। 2020 में सबसे लेटेस्ट उसमें शामिल हुआ था पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये सारे डेटा भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न था कि जो चिड़ियों का अध्ययन होता है, यानी कि स्टडी ऑफ बर्ड होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो स्टडी ऑफ बर्ड को हम लोग जानते हैं ऑर्निथोलॉजी के नाम से। किस नाम से? ऑर्निथोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। और जो भी व्यक्ति चिड़ियों का अध्ययन करते हैं उन्हें हम लोग ऑर्निथोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हमारे देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्निथोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है डॉक्टर सलीम अली। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी अगर हम लोग कुछ इसी प्रकार से अन्य बात करें तो बैक्टीरिया की जो स्टडी होती है उसे हम लोग बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ जियोलॉजी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, यानी कि जो हमारे आकाशीय पिंड होते हैं उसके स्टडी को एस्ट्रोजियोलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे दिल का अध्ययन होता है उसे हम लोग कार्डियोलॉजी के नाम से जानते हैं। फिर इसी प्रकार से आपको अन्य भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे पीडीएफ में जो दिया जाएगा।
फिर पूछा गया था कि करो या मरो का जो नारा है वह किसने दिया था। तो गांधी जी इस समय एनटीपीसी के काफ़ी ज़्यादा फेवरेट टॉपिक बने हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा, करो या मरो का जो नारा है वह दिया था गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण नारों की बात करें तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। वंदे मातरम की बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो ये भी महात्मा गांधी जी ने दिया था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी का है। जय हिंद भी सुभाष चंद्र बोस जी का है। करो या मरो ये मैंने आपको बता ही दिया। आराम हराम है ये दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, और इसी में जोड़ दिया था जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और वेदों की ओर वापस लौटो ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ये सारे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हॉर्नबिल जो नाम का जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। कब होता है? तो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ये प्रत्येक साल मनाया जाता है। और एक हमारा त्यौहार होता है जिसे हम लोग पक्के पागा हॉर्नबिल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पक्के पागा हॉर्नबिल के नाम से जानते हैं। और ये जो आपका त्यौहार है वह होता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में ये त्यौहार मनाया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग कुछ अन्य त्योहारों की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि असम में होता है बोगाली बिहू नाम का त्यौहार। मोपिन और मोनपा नाम का जो त्यौहार है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कार्निवल या सुनभूम फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये आपके गोवा में होता है। फिर अगर हम लोग कच्छ उत्सव की बात करते हैं तो ये गुजरात में होता है। गोची फेस्टिवल की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में होता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग चापचर कुट त्यौहार की बात करते हैं तो ये मिजोरम में मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं नोंग रेम फेस्टिवल की या फिर खासी फेस्टिवल की, तो ये आपके मेघालय में मनाया जाता है। उड़ीसा की बात करते हैं तो रथ यात्रा, राजा परबा, इसके अलावा धानु यात्रा, बाली यात्रा, ये सारे आपके उड़ीसा में मनाए जाते हैं। नागालैंड में मैंने आपको बता ही दिया हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। सिक्किम में लोसार और सागा दवा नाम का फेस्टिवल मनाया जाता है। तमिलनाडु में होता है पोंगल। तेलंगाना की बात करते हैं तो बोनालू और बथुकम्मा यहाँ के प्रसिद्ध त्यौहार हैं। त्रिपुरा की बात करते हैं तो खर्ची पूजा। इसके अलावा एक यहाँ पर होता है वो जो झील में मनाया जाता है, चलिए उसका नाम नीचे कमेंट में आप बताइएगा कि झील एक यहाँ पर है जिसमें एक त्यौहार मनाया जाता है, उस त्यौहार का नाम क्या है? आगरा का किला किसने बनवाया था? तो आगरा का अगर हम लोग किला की बात करते हैं तो 1000वीं शताब्दी के बाद में इसका जिक्र मिलता है। हालांकि अगर हम लोग इसके निर्माण की बात करें तो वह 1565 में अकबर के द्वारा करवाया गया था। कब? 1565 में अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो इसे हम लोग आगरा के लाल किला के नाम से भी जानते हैं। अब कई जगह पर आप शाहजहां भी पढ़ेंगे, कई जगह पर आप औरंगजेब भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और शाहजहां के द्वारा इसमें एक मस्जिद बनवाई गई थी, और जो इसका बाहरी प्राचीर है उसका निर्माण करवाया था औरंगजेब में। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आगरा के अगर हम लोग किले की बात करते हैं तो 1983 में भारत में जो यूनेस्को धरोहर स्थल घोषित किए गए थे उनमें से एक आगरा का किला भी है। तो ध्यान रखिएगा 1983 में ही ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया था। फिर बात करते हैं कि सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क हमारे देश के किस राज्य में है? तो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश राज्य में। जहां ज़्यादा लोग रहेंगे वहीं पर आपको मिलेगा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भी। तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। लेकिन परीक्षा में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश में है तो वह आपको मिलेगा चीन में, दूसरे स्थान पर है रूस और तीसरे स्थान पर आता है हमारा देश भारत। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न जो कि योजना से था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था कि हमारे देश में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है यानी कि बाल लिंगानुपात है उसको बढ़ाया जाए, यानी कि प्रति 1000 बच्चों पे जो हमारे यहाँ पर बच्चियों की संख्या होती है यानी कि लड़कियों की संख्या होती है उसके अनुपात को बढ़ाया जाए। तो 22 जनवरी 2015 को पीएम मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इस योजना के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश के 3 मंत्रालयों की ये पहल है, शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय और इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। और 2016 में इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी रेसलर साक्षी मलिक। कौन? साक्षी मलिक इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी। फिर एक प्रश्न था कि 2014 में कम पैसों में खाता खुलवाने के लिए
एक योजना शुरू की गई थी। इस योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम था प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्या था? प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसे शुरू किया गया था 28 अगस्त 2014 को। कब? 28 अगस्त 2014 को खोला गया था और ये हमारे वित्त मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाती है। योजना का लक्ष्य ये था कि जो भी हमारे देश में 10 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग हैं उन सभी का बैंक में सेविंग अकाउंट खोला जाए और उन्हें इसके एवज में रुपे डेबिट कार्ड भी दिया गया था। तो कई सारे फीचर रुपे डेबिट कार्ड के भी थे और यहाँ पर 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी लोगों को दी गई थी। अगला प्रश्न कांग्रेस के अधिवेशन से था, यानी कि 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे कौन? तो इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। तो कांग्रेस भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट टॉपिक रहा है एनटीपीसी का, तो यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो इनके बारे में भी आपको पढ़ करके जाना है। अब हुआ क्या था? तो 1916 का जो ये अधिवेशन है वह आपका हुआ था लखनऊ में, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें जो मुस्लिम लीग थी और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उनके बीच में एक समझौता हुआ था, तो इसीलिए ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी अगर हम लोग कांग्रेस के अन्य अधिवेशन की बात करते हैं तो जो इसका पहला अधिवेशन है वह 1885 में मुंबई में हुआ था। उस समय अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। दूसरा अधिवेशन आपका कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तीसरा जो अधिवेशन है वह आपके मद्रास यानी कि चेन्नई में हुआ था और बदरुद्दीन तैयब जी जो कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। चौथा आपका हुआ था इलाहाबाद में और इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने। तो ये चार आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो 12वां अधिवेशन इसका हुआ था कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में हुआ था। इसी प्रकार से 17वां अधिवेशन भी कलकत्ता में हुआ था और दिनसा एडुल्वी वाचा ने इसकी अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी जी ये नहीं होगा, इसमें शामिल नहीं हुए थे। फिर इसी प्रकार से अन्य अधिवेशन भी आपको मिलेंगे, तो इसके ऊपर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा 2 से 3 दिनों में, और अगर आप लोग उसे पढ़ करके चले जाएंगे तो आसानी के साथ में आप इससे जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनको हल करके आएंगे। अगला प्रश्न कि 1998 में भारत के द्वारा जो परमाणु परीक्षण किया गया था ये कहां पर हुआ था? तो वैसे परमाणु ऊर्जा के ऊपर एक मैंने सेपरेट वीडियो पहले से ही बना रखी है, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो 1998 में जो हमारे यहाँ पर परमाणु परीक्षण हुआ था वह राजस्थान के पोखरण में हुआ था। कहाँ पर? राजस्थान के पोखरण में इसका आयोजन किया गया था। और आपको ध्यान रखना है कि पोखरण में 2 बार हम लोगों ने परमाणु परीक्षण कर लिया है। पहला जो हुआ था वह आपका 18 मई 1974 को हुआ था। इसमें कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। ये ऑलरेडी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। जो आपका पोखरण सेकंड हुआ था इसे करवाया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। इसको किया गया था ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत। कब हुआ था? तो 11 मई 1998 को यह परीक्षण किया गया था। और आपको ध्यान रखना है कि नाभिकीय प्रोग्राम के जनक हमारे देश में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी को कहा जाता है। और 11 मई को हमारा पोखरण सेकंड हुआ था, इसीलिए हम लोग 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी मनाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी हम लोग 11 मई को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न था कि 2019 के डेटा के अनुसार कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो सबसे बड़ा उत्पादक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अमेरिका के बाद में दूसरे स्थान पर रहा था सऊदी अरब और तीसरे स्थान पर है रूस। वहीं पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है कच्चे तेल का, यानी कि तेल सबसे ज़्यादा कहाँ पर खर्च होता है, तो इसमें भी अमेरिका पहले स्थान पे है, चीन है दूसरे और हमारा देश आता है तीसरे स्थान पर। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं टफ प्रश्न था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो आसान सा प्रश्न था, तो इसमें पाइथन दिया गया था जो कि कंप्यूटर की एक भाषा है, तो यह कंप्यूटर वायरस नहीं है। कुछ कंप्यूटर वायरस की बात करते हैं जिन्होंने दुनिया में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, तो इसमें से आपको कोड रेड मिलेगा। आई लव यू ये भी एक वायरस था। क्लेज जिसने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई थी। स्लैमर है, ज्यूस है, वन्ना क्राई है। तो ये कुछ इतिहास के प्रमुख कंप्यूटर वायरस रहे हैं। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो बस यह एक कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है जिसे अगर आप अपने कंप्यूटर में डाल लेते हैं या किसी भी तरीके से ये आपके कंप्यूटर में चला जाता है तो आपके बहुत सारे डेटा को ये चोरी कर लेता है। फिर पूछा गया था कि जो हमारा अरेबियन सी है इसके समानांतर रेलवे लाइन का नाम क्या है? तो आसान सा प्रश्न था, कोंकण रेलवे इसके समानांतर लाइन है। कौन सी है? कोंकण रेलवे।
फिर पूछा गया था द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसे लिखा है सिक्सर किंग युवराज सिंह ने। किसने? युवराज सिंह, जो कि भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी रहे थे, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अब कुछ अन्य क्रिकेटरों के द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं, जिनमें से कई सारी आपकी एनटीपीसी में ऑलरेडी पूछी भी जा चुकी हैं, उनके बारे में भी आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है प्लेइंग इट माई वे। क्या नाम था? प्लेइंग इट माई वे। इसे लिखा है सचिन तेंदुलकर ने। नो स्पिन नाम की जो पुस्तक है, इसे लिखा है शेन वार्न ने। किसने? शेन वार्न के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, इसे लिखा है सौरभ गांगुली ने। 281 एंड बियॉन्ड, इस पुस्तक को लिखा है बीवीएस लक्ष्मण ने। स्टेट फ्रॉम द हार्ट, ये पुस्तक लिखा है कपिल देव ने, जो कि हमारे पहले विश्व कप विजेता टीम के कप्तान थे। 6 मशीन नाम की जो पुस्तक है, इसे लिखा है क्रिस गेल ने। और कंट्रोवर्शियली योर्स, ये जो पुस्तक है, इसे लिखा है शोएब अख्तर ने। तो ये सारी बुक भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो चिड़िया पीछे की ओर उड़ सकती है उसका नाम क्या है? तो ये हमारी होती है हमिंग बर्ड, जो कि सबसे छोटी चिड़िया होती है और ये पीछे भी उड़ने में सक्षम होती है। फिर पूछा गया था कि ज्योग्राफी नाम का जो शब्द है, इसका सबसे पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो आप सभी को पता होगा इरस्तोनीज जो हैं, यानी कि इरेटोस्थनीज जो हैं, इन्हें हम लोग ज्योग्राफी के जनक के नाम से भी जानते हैं और इन्हीं के द्वारा सबसे पहली बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो क्या नाम है? इरेटोस्थनीज, ये ज्योग्राफी के जनक भी कहलाते हैं। फिर आपसे पूछा गया था कि मानव शरीर में जो पाचन तंत्र की प्रक्रिया होती है वह किस प्रकार से होती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहला होता है इंजेक्शन, उसके बाद में आपका अगला होता है प्रोपल्सन। क्या होता है? प्रोपल्सन होता है। फिर आपका होता है फिजिकल डाइजेशन, जिसे हम लोग मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। फिर आपका केमिकल डाइजेशन होता है। उसके बाद में होता है एब्जॉर्प्शन। फिर आपका होता है डिफेकेशन, जिसे हम लोग एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इंजेक्शन, प्रोपल्सन, फिर एब्जॉर्प्शन और उसके बाद में डिफेकेशन। अगला प्रश्न था कि इनमें से कौन सी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? यानी कि 4 संगठन के नाम दिए गए थे और उसमें से आपको चूज करना था जो अंतर्राष्ट्रीय नहीं था। तो इसमें एक ऑप्शन था DRDO का। तो आप सभी को पता होगा कि DRDO हमारे यहाँ की एक डिफेंस एजेंसी है, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। वैसे DRDO की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो आपको नई दिल्ली में मिलेगा और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी साहब। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं उनके द्वारा लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन समुदाय के जो व्यक्ति होते हैं उनको मनोनीत किया जाता है? तो ये किया जाता था, अब इसे हालांकि समाप्त कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा 2 लोगों को मनोनीत कर सकते थे हमारे राष्ट्रपति महोदय। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर राज्यसभा होती है उसमें राष्ट्रपति के द्वारा 12 लोगों को मनोनीत किया जा सकता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। वैसे जो हमारे यहाँ पर सबसे लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, यानी कि जो 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और जो हमारे यहाँ पर आरक्षण है उसके प्रावधान को भी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो यहाँ पर लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटें थी, उनको भी अब यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कीना किस देश की मुद्रा है? तो ध्यान रखिएगा पापुआ न्यू गिनी, जो कि प्रशांत सागर महासागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश है, उसी की मुद्रा है कीना। और इसकी राजधानी क्या है वह आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन से शहर शामिल हैं। तो ये आप देख सकते हैं नई दिल्ली है, उसके बाद में है जयपुर, उसके बाद में है आगरा। तो ये जो तीनों शहर हैं उन्हें गोल्डन ट्रायंगल में शामिल किया गया है, यानी कि इन तीनों शहरों को ये आपस में जोड़ता है। लंबाई इसकी है 720 किलोमीटर। तो हमारे देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस गोल्डन ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है, जिसे हम लोग ज्वाइंट सेशन कहते हैं, उसे बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये जो शक्ति है वह होती है राष्ट्रपति के पास में, यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वह यहाँ पर संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि इसके बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में प्रावधान दिया गया है। किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 108 में इसका प्रावधान दिया गया है। अब आपको यहाँ से ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि जब
संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है, यानी कि जिसमें आपके राज्यसभा और लोकसभा के सांसद एक साथ आकर के बैठते हैं और किसी बिल के ऊपर अपना मत देते हैं, तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे मनी बिल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं, यानी कि धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक होता है, उसके लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, इससे भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अल बरूनी जो कि ईरान का एक व्यक्ति था, एक स्कॉलर था, ये आया था महमूद गजनवी के शासनकाल में। किसके? महमूद गजनवी के शासनकाल में ये आया था। कब आया था? तो वर्ष था 1017। और अल बरूनी के द्वारा हमारे यहाँ पर एक पुस्तक भी लिखी गई थी जिसका नाम था तारीख अल हिंद। तो ये पुस्तक भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न था कि जो चंपारण सत्याग्रह है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये आंदोलन था क्योंकि गांधी जी का यह पहला आंदोलन था और इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में। कब? 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, इसमें कारण क्या था? तो बिहार में जो चंपारण है वहाँ पर किसानों को नील की खेती के लिए कहा जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा और उसके बदले में उनको कम धन दिया जा रहा था। तो इसीलिए बिहार के चंपारण में जो किसान थे उनके द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था और इसी को ज्वाइन किया था गांधी जी ने। तो ध्यान रखिएगा 1917 में ये शुरू हुआ था। फिर पूछा गया था कि 2018 में कॉफ़ी के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो कॉफ़ी के उत्पादन में चाहे हम 18 की बात करें या कभी की बात कर लें, कर्नाटक ही रहता है हमेशा पहले स्थान पर। लगभग हमारे जो देश का जो 3/4 कॉफ़ी का प्रोड्यूस किया जाता है उसका उत्पादन होता है कर्नाटक में। तो कर्नाटक है पहले स्थान पे, केरल है दूसरे पे और तमिलनाडु यहाँ पर है तीसरे स्थान पे। वैसे कॉफ़ी की बात हुई है तो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, जिसकी स्थापना 1942 को हुई थी और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा बेंगलुरु में। अच्छा, टी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो टी बोर्ड है इसका मुख्यालय आपको मिलेगा कोलकाता में। अगला प्रश्न था कि हस्तिनापुर पुरातात्विक स्थल का जो उत्खनन है वह कब हुआ था? तो इसका उत्खनन हुआ था 1950 से 52 के बीच में। कब? 1950 के 52 के बीच में। अच्छा, ये स्थल है कहाँ पर? तो ये स्थल आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आपको ये मिलेगा। अच्छा, किसके अध्यक्षता में इसका उत्खनन हुआ था? तो उस समय डॉक्टर बीबी लाल के नेतृत्व में हस्तिनापुर जो पुरातात्विक स्थल है ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था, यहाँ पर खुदाई की गई थी। बाकी अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। जैसे कि पाकिस्तान में कई सारे स्थल मिलेंगे, जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कोट दीजी है, सुतगेंदोर है, चिन्हूदड़ो है, ये सारे आपको मिलेंगे कहाँ पर? पाकिस्तान में। अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो लोथल, धौलावीरा, सुतकोद्दा, भगतराव और रंगपुर आपको मिलेंगे। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो एकमात्र स्थल यहाँ पर है दाइमाबाद। अगर हम बात करते हैं राजस्थान की तो कालीबंगन और बालाथल यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आलमगीरपुर, संगौली, बड़गांव यहाँ पर आपको मिलेगा। हरियाणा की बात करते हैं तो भगवानपुरा, राखीगढ़ी और बनवाली यहाँ पर मिलेगा। उसी प्रकार से अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो रोपड़ और संघौल यहाँ पर मिलेगा। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो मांदा नाम का जो स्थल है ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कि किन स्थलों पर किस प्रकार के साक्ष्य मिले थे। तो ये सारी चीज़ें आपको PDF में मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप अगर चाहें तो इसे रिवाइज कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नौकरी के लिए जो समान अवसर का अधिकार है वह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा है अनुच्छेद 16। कौन सा है? आर्टिकल 16। तो मौलिक अधिकार आपके लिए वैसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 16 इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार से आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार है इसमें। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं तो राज्य द्वारा धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत के बारे में बताता है। फिर पूछा गया था कि जो हमारे PM थे दूसरे नंबर के लाल बहादुर शास्त्री जी, इनका समाधि स्थल का नाम क्या है? तो समाधि स्थल वैसे आपको इन सभी के मिल जाएंगे दिल्ली में, और इनके जो स्थल का नाम है उसे हम लोग कहते हैं विजय घाट। क्या कहते हैं? विजय घाट के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। वैसे अगर आपसे राजघाट पूछ लिया जाता है तो ये किसका है? ये है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का।
शक्ति स्थल की बात करते हैं तो ये इंदिरा गांधी जी का है। उसी प्रकार से अगर हम वीर भूमि की बात करते हैं तो राजीव गांधी का है। शांतिवन की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू का है। किसान घाट तो ये चौधरी चरण सिंह का है। समता स्थल की बात करते हैं तो जगजीवन राम जी का है। चैत्य भूमि की बात करते हैं तो ये BR अम्बेडकर जी का है। उसी प्रकार से नारायण घाट है तो ये है गुलजारी लाल नंदा जी का। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है किरण रिजिजू, जो कि वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं। और इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वह आपको अरुणाचल के अरुणाचल पश्चिम में मिलेगा। और इनके पास में मंत्रालय कौन कौन से हैं, तो ये सारे इनके पास मंत्रालय हैं, यानी कि यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, और जो हमारी माइनॉरिटी अफेयर का मंत्रालय है उसके भी राज्य मंत्री हैं किरण रिजिजू। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। फिर पूछा गया था कि जो संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 2030 तक के लिए, इसमें कुल कितने लक्ष्य को शामिल किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसमें कुल 17 गोल शामिल हैं और डेली करंट अफेयर्स में मैं आपको कई बार इसके बारे में बता चुका हूं, तो ध्यान रखिएगा 17 गोल इसमें शामिल हैं। अच्छा, ये कब घोषित हुआ था, तो सितंबर 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 17वीं नहीं है, ये 17वीं है, 17वीं है, तो 17वीं जो बैठक हुई थी उसके दौरान घोषणा किया गया था। और लक्ष्य कब तक का है, तो 2016 से लेकर के 2030 के बीच में इसे प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अब 17 गोल हैं कौन कौन से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला गोल है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा है जेंडर इक्वालिटी, छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिड्यूस इनइक्वालिटी है। तो इस प्रकार से 17 गोल आपको देखने को मिलेंगे, तो इनके बारे में एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो युद्ध है वह कब हुआ था। तो ये युद्ध आपका हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, और इसे हम लोग पानीपत के पहले युद्ध के नाम से जानते हैं। अब पानीपत की अगर हम बात करते हैं तो ये स्थान आपको मिलेगा हरियाणा में, और हरियाणा वाले वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लठमार टाइप के होते हैं। तो पानीपत में जो युद्ध हुआ था, यहाँ पर कई सारे युद्ध हुए थे, जैसे कि पहला मैंने आपको बता दिया। दूसरे युद्ध की बात करते हैं तो ये 5 नवंबर 1556 को हुआ था। कब, तो हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की जो सेना थी जिसका नेतृत्व कर रहे थे उस समय बैरन खां, उनके बीच में ये युद्ध हुआ था। पानीपत के अगर हम लोग तीसरे युद्ध की बात करते हैं तो ये युद्ध हुआ था मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के जो राजा थे अहमद शाह अब्दाली, तो इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। तो पानीपत के तीसरे युद्ध के ऊपर एक मूवी भी आई है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनसैट 1B सैटेलाइट किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो कल ही मैंने सैटेलाइट और स्पेस मिशन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी थी, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इनसैट का मतलब होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, और ये जो इनसैट 1B था इसमें वह 30 अगस्त 1983 को लॉन्च किया गया था। तो मुख्य रूप से ये सारी हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती हैं, यानी कि संचार के लिए इन सभी को लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखिएगा इनसैट 1B लॉन्च हुआ था 30 अगस्त 1983 को। फिर पूछा गया था एक बहुत ही ज़्यादा टफ प्रश्न कि 2012 से 18 के बीच में कुल कितने बाघों की शिकारियों या करंट के लगने से मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर ये आंकड़ा था कुल 656 का, और इसमें से जो 207 आपके बाघ थे, यानी कि टोटल 31.5% जो आपके बाघ थे उनकी डेथ हुई थी करंट लगने से या फिर शिकारियों के द्वारा शिकार करने से। तो ये पॉइंट वैसे आपको ध्यान नहीं रखना है, ऐसे प्रश्न केवल छोड़ने के लिए ही पूछे जाते हैं। लेकिन बाघों की बात हुई है तो कई सारे पॉइंट आप बाघ से याद रख सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। कुल टाइगर रिजर्व हमारे यहाँ पर 50 हैं। पहला टाइगर रिजर्व हमारे यहाँ पर जिम कार्बेट था। बाघों की जो गणना है वह प्रत्येक 4 वर्षों पर होती है, तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को चाहें तो देख सकते हैं। 2011 की जो जनगणना हुई थई उसके अनुसार भारत में लिटरेसी रेट कितना है। तो अगर हम लोग अपने देश में लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो ये है 74.04%। कितना है, 74.04%। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य में है, तो ये आपको मिलेगी केरल में। कितना, 94%। सबसे कम कहाँ पर है, तो ये बिहार में मिलेगी 63.82%, यानी कि बिहार वाले थोड़ा कम पढ़ते लिखते हैं। पुरुषों की साक्षरता की दर बात करते हैं तो ये 82.14% है, यानी कि प्रत्येक 100 पुरुषों में से 82.14% साक्षर हैं। महिलाओं की बात करते हैं तो ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा 65.46%।
तो ये डेटा आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। अगला प्रश्न कि गूगल के संस्थापक कौन हैं? तो दुनिया के शीर्ष 10 धनी व्यक्तियों में शामिल हैं गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्जे ब्रिन नाम के व्यक्तियों के द्वारा गूगल कंपनी की स्थापना की गई थी। तो ये पॉइंट आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। वैसे यह अमेरिका देश की कंपनी है जिसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। मुख्यालय आपको अमेरिका के मेनलो पार्क में मिलेगा और इसके वर्तमान में सीईओ हैं सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई इसके हैं सीईओ। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है? तो इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फाबेट इंक। क्या नाम है? अल्फाबेट इंक इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि S-400 जो कि रूस के द्वारा बनाया गया एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे हम लोग परचेज भी कर रहे हैं रूस से, तो इसी की तर्ज पर अमेरिका ने जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है उसका नाम क्या है? तो ये एक प्रकार से टफ प्रश्न था। तो अमेरिका के द्वारा जो बनाया गया है उसे हम लोग कहते हैं पैट्रियट PAC-3। क्या कहते हैं? पैट्रियट PAC-3 या फिर इसे हम MIM-104 के नाम से भी जानते हैं। तो यह एक प्रकार की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और अमेरिका की जो रेथियन कंपनी है उसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो शरिया कानून है यह किस धर्म से संबंधित है? तो शरिया कानून के बारे में आप सभी को पता होगा कि ये इस्लाम धर्म से संबंधित है। किसने? इस्लाम धर्म से संबंधित है शरिया कानून। फिर पूछा गया था कि जो हमारी आंख की पलकें होती हैं इनको धोने के लिए किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो ये एक हमारी हल्की एसिड होती है, नाम इसका है बोरिक एसिड। क्या नाम है? बोरिक अम्ल इसका नाम है। फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है H3BO3, यानी कि इसमें आपको 3 परमाणु हाइड्रोजन के मिलेंगे, एक आपको बोरान मिलेगा और 3 मिलेंगे ऑक्सीजन। तो नाम इसका है बोरिक एसिड। अगला प्रश्न पूछा गया था कि उद्योग के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए एक योजना चलाई गई थी और इस योजना का नाम क्या है? तो रिपीटेड है ये प्रश्न। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो शुरू कब हुआ था? तो 15 जुलाई 2015 को हमारे यहाँ पर जो कौशल और उद्यमिता मंत्रालय है जिसके वर्तमान में मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे जी, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। क्या नाम था इसका? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। और लक्ष्य क्या था? तो लक्ष्य ये रखा गया था कि 2020 तक हम अपने देश के 1 करोड़ युवाओं को रोजगार के लिए कौशल विकास करेंगे, यानी कि स्किल ट्रेनिंग देंगे 1 करोड़ युवाओं को। तो इस टारगेट के साथ में इसकी शुरुआत की गई थी और अभी इसका जो 3rd फेज है यानी कि जो तीसरा चरण है उसको भी लॉन्च कर दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। फिर पूछा गया था कि FAO का पूरा नाम क्या है? तो काफ़ी ज़्यादा आसान प्रश्न था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो 16 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको इटली के रोम में मिलेगा। महानिदेशक इसके हैं क्यू डोंग्यू। फिर पूछा गया था कि IPBES का पूरा नाम क्या है? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। काफ़ी टफ प्रश्न आप इसे कह सकते हैं। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। क्या नाम है? इंटरनेशनल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम इसका पूरा नाम है। 2012 में इसकी स्थापना हुई थी और जर्मनी में आपको इसका मुख्यालय मिलेगा। फिर पूछा गया था कि ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी जो कॉरपोरेशन है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो कंपनी है उसका काम है हमारे देश में कच्चे तेल और पेट्रोलियम गैस को खोजना या फिर उन्हें एक्सट्रैक्ट करना, खोज करके उन्हें निकालना। तो ये इसका काम है। अब एग्जैक्ट प्रश्न क्या था? अगर आप में से किसी ने पेपर दिया हो तो वह नीचे बता सकते हैं। ONGC की बात करते हैं तो जो हमारे यहाँ पर 10 महारत्न कंपनियां हैं उनमें से एक है ONGC। 14 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसके चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं शशि शंकर। फिर पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किसमें एक्टिव सेल होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करते हैं तो इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कई सारी चीज़ें मिलते हैं। और एक्टिव सेल की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा MS एक्सेल में। फिर पूछा गया था कि प्राइमरी रंग कौन से होते हैं, यानी कि प्राथमिक कलर कौन से होते हैं? तो 3 हमारे होते हैं प्राइमरी कलर, जिनमें से एक आपका है लाल, दूसरा है पीला, तीसरा है नीला, यानी कि रेड, येलो और ब्लू। ये हमारे प्राइमरी कलर होते हैं। फिर पूछा गया था इंडिया द फ्यूचर इज नाउ। तो कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था शशि थरूर के पुस्तकों के बारे में और यह पुस्तक भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो ध्यान रखिएगा शशि थरूर जी की काफ़ी ज़्यादा पुस्तकें पूछी जा रही हैं, तो ध्यान रखिएगा।
इंडिया द फ्यूचर इज नाउ इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। इससे पहले व्हाई आई एम ए हिंदू नामक पुस्तक भी इनकी पूछी जा चुकी है। एन इरा ऑफ डार्कनेस भी पूछी जा चुकी है। द ग्रेट इंडियन नॉवल इन्हीं की पुस्तक है। द पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर भी इन्हीं की पुस्तक है। सो बिजनेस भी इन्हीं की प्राय पुस्तक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो वाघा बॉर्डर है यह किस राज्य में स्थित है। तो आसान सा प्रश्न था। पंजाब में जो अमृतसर है वहां पर आपको मिलेगा बाघा बॉर्डर। क्या नाम है इसका? बाघा बॉर्डर। इसके अलावा एक हमारा है लोंगेवाला पोस्ट, जिसे हम लोग लोंगेवाला बॉर्डर के नाम से जानते हैं। ये आपके राजस्थान के वहाँ पर मिलेगा जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में है। अटारी बॉर्डर की बात करते हैं तो ये भी आपको मिलेगा पंजाब के अमृतसर में। मुनाबाओ बॉर्डर की बात करते हैं तो राजस्थान के बाड़मेर में ये आपको मिलेगा। कहाँ पर? राजस्थान के बाड़मेर में ये आपको मिलेगा। फिर पूछा गया था कि लोकसभा का जो पहला चुनाव है यह कब हुआ था। तो पहला चुनाव आपका हुआ था 1951 से 1952 के बीच में। कब हुआ था? 1951 से 52 के बीच में यहाँ पर हुआ था। कुल 489 सीटों के लिए ये चुनाव लड़ा गया था। और आपको ध्यान रखना है कि 17 अप्रैल 1952 को हमारी पहली लोकसभा गठित हुई थी, जिसका पहला सत्र हुआ था 13 मई 1952 को। कब? 13 मई 1952 को हुआ था। अच्छा, पहले लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो जीबी मावलंकर जी इसके पहले स्पीकर थे। 1773 से लेकर के 1911 तक हमारे देश की राजधानी कौन सी थी? तो राजधानी हमारी थी कोलकाता। कौन सी थी? कोलकाता थी हमारी राजधानी। और 1911 की ही बात है, दिसंबर महीने की। उस समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और उसमें शिरकत किया था जॉर्ज पंचम ने। किसने? जॉर्ज पंचम ने यहाँ पर शिरकत किया था और उन्हीं के द्वारा राजधानी जो है वह हमारी दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी गई थी। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि कोलकाता पहले राजधानी थी और अब राजधानी है दिल्ली। अगला प्रश्न था कि ब्लू ओरिजिन कंपनी के संस्थापक कौन है। तो ब्लू ओरिजिन कंपनी की बात करते हैं तो अमेजन कंपनी के फाउंडर हैं जेफ बेजोस। हालांकि ये दुनिया के अब दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं और इन्हीं के द्वारा स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए शुरू की गई थी ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी। कौन सी? ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी शुरू की गई थी। हालांकि इनकी जो मेन कंपनी है अमेजन, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी। संस्थापक इसके हैं जेफ बेजोस और वर्तमान में इसके सीईओ भी हैं जेफ बेजोस। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होते हैं इनके लिए आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन था। तो पहला राज्य यहाँ पर था गुजरात। कौन सा था? गुजरात यहाँ पर पहला राज्य था। अब EWS की बात हुई है तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे संविधान में 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, यानी कि संविधान में 103वां संशोधन किया गया था 2019 में। और उस संशोधन के माध्यम से जो आर्टिकल 16 है उसमें संशोधन हुआ था। और उसके बाद में जो EWS कैटेगरी के लोग हैं, यानी कि जो सामान्य समुदाय में, जो सामान्य वर्ग में गरीब समुदाय के लोग हैं, उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विश्व में दालों के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान यहाँ पर है पहला, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन हम लोग करते हैं। और दुनिया में जो दालें उत्पादित होती हैं उनमें 25% हमारे देश में किया जाता है। पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन किया जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और आप ध्यान रखेंगे कि सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन भी हम करते हैं और सबसे ज़्यादा दालों को खाते भी हम ही हैं, यानी कि प्रोड्यूस करने में और उसे कंज्यूम करने में, दोनों में ही हमारा पहला स्थान है। फिर पूछा गया था कि अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो उसके बाद में जो उसे सैलरी मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पेंशन। क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं पेंशन। फिर पूछा गया था कि जो हमारी अमाशय होती है उसमें किस एसिड का निर्माण होता है। तो इस एसिड का नाम है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है उसका निर्माण होता है अमाशय में। सबसे हल्की गैस का नाम पूछा गया था। तो सबसे हल्की जो हमारी गैस होती है उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन। कौन सी गैस है? सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। हालांकि अगर आपसे पूछा जाए कि गुब्बारों में जो सबसे हल्की गैस भरी जाती है वह कौन सी है, तो ये आपकी होती है हीलियम। कौन सी है? हीलियम। तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 और हीलियम जो कि एक नोबल गैस है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। फिर पूछा गया था कि कंप्यूटर की जो कैश मेमोरी होती है यह आपको कहाँ पर मिलेगी। तो कैश मेमोरी की बात करते हैं तो ये मिलती है CPU में, जिसे हम लोग कंप्यूटर का माइंड भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, CPU में कंप्यूटर की कैश मेमोरी पाई जाती है। छोटी आंच से वसा को जो ले जाता है उसे क्या हम लोग कहते हैं, यानी कि जो फ्लूइड यहाँ पर वसा को ले जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फ्लूइड वसा को ले जाता है उसे हम लोग कहते हैं लसिका, यानी कि लिम्फ के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो बायोलॉजी का यह एक प्रश्न था। और लसिका की अगर बात की जाए तो यह आपको व्हाइट ब्लड सेल में मिलेंगी।
कहाँ पर, व्हाइट ब्लड सेल में आपको लसिका मिलती है। तो इस प्रकार से हमने जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे मिले थे उन सभी को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अगर आप भी एग्जाम में अपीयर होते हैं या फिर आपने उस पार्टिकुलर शिफ्ट में एग्जाम में अपीयर हुए थे तो आप नीचे कमेंट में भी उन प्रश्नों के बारे में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।